हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में घटना चक्र की इस सामान्य ज्ञान पर यूपीएसआई 2025 के लिए क्लासे लेकर आ रहे हैं। और ये बुक आपको फिर से बता दें, पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी सामान्य ज्ञान की। ठीक है, इसमें आपको सामान्य हिंदी, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस परीक्षा के बारे में, ये सामान्य सामग्री में सामान्य अध्ययन क्या है, सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के अंदर अंतर्गत क्या क्या आएगा उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इसका जो पहला वीडियो है वो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है, वो था आपका फिजिक्स का, या आप कह सकते हैं भौतिक विज्ञान का। आज हम दूसरा वीडियो इससे उपलब्ध कराने जा रहे हैं, वो होगा आपका केमिस्ट्री का, या यूं कहें सामान्य रसायन विज्ञान का। ठीक है, या आपके बेसिक केमिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि सामान्य आपकी क्या पूछे जाते हैं, सामान्य यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके विषय में एक एक करके हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलेगा। और हाइप देना ना भूला करें, ये जो हाइप वाला बटन आया है तो आप सभी लोग हाइप दे दिया करें। कोई उसमें पैसे नहीं लगते हैं, बस हाइप आपको सप्ताह में 3 ही दिन देना होता है, तो आप 3 दिन हाइप जरूर जितने लोग देखते हैं दे दिया करें। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर डे की करंट अफेयर, कुछ स्पेशल चीजें और कुछ ऐसे यूनिक से प्रश्न जो आपको आपके एग्जाम के द्वार पर ले जाकर खड़े कर देंगे और वो उन्हें आपको पार भी करवा देंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे और वहां पर लिंक दिया गया है, उसे जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए तो आज की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो पर सब कुछ बता रखा था कि सामान्य हिंदी 40 नंबर की, और सामान्य आपका ज्ञान जिसमें मूल विधि, संविधान, और देखो मूल विधि की 8 क्वेश्चन आते हैं, संविधान के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, और आपके 16 क्वेश्चन जीएस से आते हैं या सामान्य ज्ञान से आते हैं। 40 क्वेश्चनों की हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी शुरू होने जा रही है। तो अगर आप सभी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर आपको सारी जानकारियां दे दी जाएंगी। या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप 9494150711 पर, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो 80 नंबर की हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी शुरू होने जा रही है, जिसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के, 8 देखो टॉपिक वाइज हम पहले कराने वाले हैं, और ये टेस्ट सीरीज आपकी 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एडमिशन आपके 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सारी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप करोगे, और वहां पर आपको जानकारी दे दी जाएगी बहुत ही जल्दी। ये जानकारी आज आप सभी के समक्ष 14 तारीख है, तो कल से ये फॉर्म आप भर दीजिएगा, फॉर्म आपको दिया जाएगा। जो भी आप एडमिशन ले लेंगे, नाम मात्र की वहां पर फीस रखी गई है ना, 2 4 6, आप जितने भी टेस्ट होंगे लगभग लगभग आपके 50+ टेस्ट कराने का इरादा है। 50+, देखो फुल लेंथ वाले 10 टेस्ट मिलने वाले, 80 क्वेश्चन, बाकी टॉपिक वाइज होंगे। और आपको हो सकता है 100+ टेस्ट मिल जाए, कितने 100+ टेस्ट मिल जाए। तो ऐसे टेस्टों को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, और आपको क्विज वगैरह भी कराए जाएंगे उसी ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन या क्रिएट करना है, और मतलब आपको ज्वाइन करना होगा, और वहां पर आप सभी लोगों को सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, जिन्हें केवल टेस्ट लेना है, क्विज नहीं ज्वाइन करना है, वो इस नंबर पर, और जिन्हें क्विज भी लेना है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे, आपको सारी चीजें देने का प्रयास किया जाएगा। और बहुत 25 तारीख से 25 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 15 तारीख से इसमें टेस्ट आपके पहले 100 बच्चों की फीस कुछ और है, फिर उसके बाद आपकी फीस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जैसे ही 100 बच्चों का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग पहले आए, पहले पाए, और कम में पाए और ज्यादा लेकर जाए की अवधारणा रखें। आइए, पिछली वीडियो पर हमने बता दिया था कि क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रसायन विज्ञान की। किसकी? रसायन विज्ञान की।
पहला टॉपिक जो था भौतिक विज्ञान वो हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे इस वीडियो पर। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रसायन विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन आए वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। चलिए, तो रसायन इससे पहले जितने भी चीजें थी मैंने दे दिया, आप देख सकते हो। आज यहाँ पर रसायन विज्ञान के बारे में या केमिस्ट्री या बेसिक आपकी साइंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, आरआरबी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले स्मरणीय तथ्य दिए गए, उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, चाहे जो भी एग्जाम देने जा रहे हो। पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बताएंगे क्या आपको यहाँ से सारी चीजें मिल पा रही हैं क्या। आप सभी लोग कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या आपको यहाँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये भी कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, अब यहाँ से आज से हम लोग ये सफर शुरू कर रहे हैं, मतलब इसी वीडियो पर शुरू करेंगे, इसी वीडियो पर खत्म करेंगे ये सफर, स्मरणीय तथ्य। तो पहला तथ्य यहाँ पर दिया गया है परमाणु या आपके एटम। पदार्थ वह लघुत्तम या सूक्ष्मतम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे परमाणु कहा जाता है। क्या परमाणु कहा जाता है? कहा गया जिस पदार्थ को रासायनिक या भौतिक साधनों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं जोड़ा जा सकता उसे तत्व कहा जाता है। तो तत्व किसे कहा जाता है 2021 में पूछा गया था, तो आप जानेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि गोल्ड फाइल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया, तो किसने? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड द्वारा। तो रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फाइल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया। अगला आता है कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें परमाणु तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन और परमाणु, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या गया? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है? तो आप कहेंगे धनावेशित। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? तो आप कहेंगे उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते, जिन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है कि अणु परमाणु या आपके आपके परमाणु प्रारंभिक और आपके सम्मिश्रित परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? अणु से छोटे होते हैं। अब देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पर ये मूल कण, ये उनके प्रतीक और ये खोजकर्ता दिए गए। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, या इनके ऐसे सिंबल है, और इसकी खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का जो प्रतीक या सिंबल है वो P या P+ होता है, और इसे गोल्ड स्टीन ने इसके खोज करता है। न्यूट्रॉन को ऐसे, और ये जे चार्विक या आपके चैडविक इसके खोज करता है। अब आता है मूल कण, द्रव्यमान और आवेश या कूलाम में चार्ज इनका कितना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये ग्राम मास ग्राम में है, तो 9.11 इंटू 10⁻²8 है। ठीक है, और इसका कूलाम या आवेश तो -1.6 इंटू 10⁻19 है। प्रोटॉन तो कहा गया 1.67 इंटू 10⁻24 है। और आवेश इनका धनावेशित होता है, कहेंगे +1.6 इंटू 10⁻19। न्यूट्रॉन आप कहेंगे इनका जो द्रव्यमान है वो 1.67 इंटू 10⁻24, और ये उदासीन या और इनका कूलाम या आवेश 0 होता है। आगे आते हैं, कहा गया अणु परमाणु अणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। ठीक है, अगला आता है कि आपका ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट है। पॉजिट्रॉन कहा गया एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तथा आवेश का संख्यात्मक मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करते चलोगे। अगली स्लाइड पर आते हैं, और आप भी कमेंट करके बताओगे कि क्लास कैसी लगती है सभी लोग, है ना। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ से पुटअप करके पूछूंगी
उनका भी आपको उत्तर देना होगा। आगे आते हैं, कहा गया आपके पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण या एंटी आपके पार्टिकल कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण, पॉजिट्रॉन का कहा गया प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान 1/2 होता है, याद कर लीजिएगा। कहा गया आपके न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है, इसकी खोज पाउली ने की थी। किसने किया? पाउली ने किया। ठीक है, आगे, अपने कण की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलना या फैलाना और मिलाना विसरण कहलाता है। क्या? विसरण कहलाता है। 2021 के यूपीएसआई में पूछा गया। द्रव्य या गैस में कहा गया आपके निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग गतिविधि को ब्राउनी गति कहा जाता है। कौन सी गति? ब्राउनी गति कहा जाता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, याद कर लीजिएगा। कहा गया अल्फा कण 2 आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। तो यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और इस बुक को आप सभी लोग जाकर के मार्केट से परचेज भी करने वाले हो, क्योंकि बहुत ही जानदार शानदार बुक है भाई। चारों बुक आप सभी के समक्ष है। हिंदी की अलग है, सामान्य ज्ञान की अलग है, मूल विधि और संविधान की इसी में है, मूल विधि संविधान। और उसके बाद आप देखोगे कि रीजनिंग की अलग है और मैथ की अलग है। तो जा करके ले लीजिएगा, बहुत ही जानदार शानदार है। अगर आप लेना चाहते हैं, जो दूर दराज गांव से लोग हैं और उन तक बुक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो इन क्लासों को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया अल्फा कणों की मात्रा न्यूट्रॉन, अल्फा कणों की मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। किसकी? हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी। बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण आवेशित होती है। तो बीटा कण ऋण आवेशित और इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण वो आपके अनावेशित होती हैं। गामा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती। तो गामा तरंगे क्या होती? विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु बार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। क्या? समस्थानिक कहा जाता है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें आपके संभारिक कहा जाता है। यह संभारिक कहलाते हैं। याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। संभारिक प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। कहा गया गाइगर आपके काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला आपका है कि गाइगर काउंटर एक प्रकार का अण या आपके एक प्रकार का कण ससूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। किसको? आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। आगे देखो, कहा गया भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती? उत्क्रमणीय होती है। पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो याद कर लो, पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक चीजें, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे हम पुनः किसी चक्रण के द्वारा या वाष्पन के द्वारा या किसी और कारण से प्राप्त कर सकते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी एवं आपके अनुत्क्रमणीय होती है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनाना तथा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब दूध का स्कंदन या लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनाना,
अब आपने दूध से दही बना लिया, आपका दही से दूध बना पाओगे क्या? नहीं। दही से फिर आप मट्ठा बना पाओगे, मट्ठा से फिर आप कढ़ी बना सकते हो, है ना, लेकिन आप दूध नहीं बना सकते हो। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया पाश्चुरीकरण द्वारा खाद्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। तो पाश्चुरीकरण क्या है? एक खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि मानी जाती है। कहा गया धातु एवं उनके यौगिकों का प्रयोग, जैसे आपके मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसे HgO, ये आपके मरहम एवं जहर के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। कहा गया मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो कीटनाशक एवं आपके कैरोमल बनाने में, याद कर लो भाई। मैग्नीशियम धातु मिश्रण एवं फ्लैश बल्ब बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा गया आपके बैलरो औषध निर्माण और रबर पूरक के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चीनी उद्योग में या आपके मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट दंत मंजन, दवाएं एवं जिप्सम साल्ट बनाने में। सोडियम का प्रयोग, तो आप कहेंगे सोडियम पराऑक्साइड बनाने में। सोडियम कहा गया आपके नाइट्राइड, तो स्वाद के रूप में एवं आपके KNO3 तथा HNO3 के निर्माण में। अब आप बताओगे HNO3 को क्या कहा जाता है? कमेंट करोगे जो लोग, जितने लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं HNO3 को क्या कहते हैं, आप बताओगे KNO3 को क्या कहते हैं? कमेंट करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग। कैल्शियम कहा गया आपकी कैल्शियम का उपयोग किसमें? तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने तथा अभिकारक के रूप में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, UPPCS वाले भी देख लें इस क्लास को, RO वाले भी देख लें, लोअर वाले भी देख लें, लेखपाल वाले भी देख लें, कोई बेजा नहीं है, आप लोग बढ़िया से क्लासेस देख सकते हो। कैल्शियम कार्बाइड, तो कहा गया कैल्शियम साइनाइड बनाने में तथा आपके एसिटिलीन बनाने में। ठीक है, एसिटिलीन बनाने में। कॉपर, तो बिजली का तार एवं पीतल बनाने में, बिजली का तार एवं पीतल बनाने में। कहा गया क्यूप्रस ऑक्साइड, तो लाल कांच के निर्माण में। कहा गया आपके पेस्टिसाइड के रूप में, लाल कांच के निर्माण में पेस्टिसाइड के रूप में। कहा गया क्यूप्रिक क्लोराइड, तो जल शुद्धिकरण एवं धागों की रंगाई जो की जाती, धागों की रंगाई बनाने में। ठीक है, आ दो भाई, आगे आते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे, है ना, और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करते चलेंगे। आगे कहा गया पाश्चुरीकरण की विधि की खोज लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया? लुई पाश्चर ने। पाश्चुरीकरण विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, परासरण के कहा गया प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह या परासरण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। आगे देखो, परासरण अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। कहा गया प्रतिलोम परासरण में वाय दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातस तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जैसे आपका कपूर, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की गोलियां डाल दो, अपने आप धीरे धीरे चली जाती हैं। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ठीक है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं, जबकि परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः बढ़ती हैं। याद कर लीजिएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मक बढ़ती जाती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया किसी अधातु के
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, जबकि किसी धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। रूसी रसायन शास्त्री कहा गया आपके मेंडेलीव ने और 1869 ईस्वी में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। तो पूछा जाता है ये प्रश्न, तो आप बताएंगे। एक रूसी रसायन शास्त्री हैं आपके मेंडेलीव, 1869 ईस्वी में आवर्त नियम प्रस्तुत किए थे। मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। कहा गया दिमित्री मेंडेलीव के आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई जिसके अनुसार तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। वर्ष 2016 तक 118 तत्वों की पहचान की गई। कितने? 118 तत्वों की पहचान की गई है। आवर्त सारणी में सम्मिलित सबसे नवीनतम तत्व, तो आप कहेंगे आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी में सम्मिलित सबसे नवीनतम तत्व कौन सा है, बताइए। जिसका परमाणु क्रमांक 118 है, जिसका परमाणु क्रमांक 118 है, तो आप क्या कहेंगे? ओगनेशन, ठीक है, ओगनेशन, ठीक है ना, याद रखना, ओगनेशन याद कर लो भाई, ओगनेशन, ठीक है। 118वां। ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या बढ़ते क्रम में, तो क्लोरीन, सोडियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, ठीक है, 2019 में पूछा गया है। कांसीयोलिन एक क्या है? आप कहेंगे एक प्रोटीन है, तो कांसीयोलिन एक प्रोटीन है। अब कहा गया प्रमुख मिश्र धातु, उनके अवयव एवं उपयोग, जैसे पीतल, ठीक है, तो पीतल के अवयव कौन से होंगे? पीतल किससे मिलकर बना हुआ है? बर्तन एवं तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। किसका? Cu और Zn, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। पूछ लिया जाए कांसा किससे मिलकर बना है? बर्तन एवं मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कांसा आप कहेंगे तांबा और टिन से मिलकर बना है। किससे? तांबा और टिन से, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए फास्फोर ब्रांज किससे मिलकर बना है? रेडियो के एरियल बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे CuSN और P से फास्फोरस से मिलकर बना है, ठीक है, फास्फोरस से। अब देखो गन मेटल, तो आप कहेंगे गन मेटल, अगर पूछ लिया जाए गन मेटल किन तत्वों से मिलकर बना है? बंदूकों के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे तांबा जस्ता, ठीक है, तांबा जस्ता और टिन से मिलकर बना है, ठीक है, याद रखोगे ना, तांबा टिन और जस्ता से मिलकर बना है, ठीक है। आगे देखो, पूछ लिया जाए जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है? जेवर, बर्तन, मूर्तियां बनाने में काम आता है, तो आप कहेंगे तांबा जस्ता, जिंक, निकेल, ठीक है, या तांबा जस्ता उसी को कहा जाता है, तांबा जस्ता और निकेल, ठीक है। आगे आते हैं, एल्युमिनियम किस तत्व से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे Cu, सिक्के, बर्तन एवं बटन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। भाई, तो बटन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कहा गया है आपके मैग्नीशियम किन तत्वों से मिलकर बना है? वायुयान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम और आपका Ai से मिलकर बना, एल्यूमिनियम से, ठीक है, एल्यूमिनियम से, ओके। आगे देखो, कहा गया सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़कों या सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, अथवा बहुत कम विभक्त होता है, ठीक है।
कि जैसे पानी गिर रहा है, अब उसकी बूंदों से अगर ये विभक्त हो जाएगा तो जैसे कोई ड्राइव कर रहा है तो उसे समझ में नहीं आएगा ना। तो ये कटता या छटता नहीं है, ये नहीं कि मतलब लहरियादार बन जाए ना, समझ गए। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, जिसमें इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव आगे अंतर मिश्रित रहते हैं। जिप्सम का अगर पूछ लिया जाए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र SaSO4 × 2H2O, ठीक है। और दो बार कहा गया अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताएं, कौन कौन कमेंट करके बताएगा। CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है। आगे आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है जिसका उपयोग शैल क्रियाओं में पट्टियों के साथ किया जाता है। पट्टियां कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये CaSO4 × 1/2H2O होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे आता है। देखो ये प्रश्न अभी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। मोनाजाइट, थोरियम का आगे आपके लैंथेनम और सेरियम का मिश्रण है, तो थोरियम पूछा गया था। हो सकता है ऑप्शन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट, थोरियम, लैंथेनम और सेरियम का निम्नलिखित में से किसका मिश्रण नहीं है। तो 3 ऑप्शन है और एक नहीं होगा कोई, है ना। तो ये भी प्रश्न। मोनाजाइट भारत में केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होती है, ये भी याद कर लो। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि उसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। चांदी भी ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यूपीएसआई 2011 में पूछा गया। सोना या गोल्ड के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है, तो गोल्ड में क्या मिला रहता है, तांबा मिला रहता है। पारा चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु होती है, कौन सी, पारा। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा विद्युत का सुचालक तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। बॉक्साइट का गया बॉक्साइट अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉक्साइट का सूत्र बताएं। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलायोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे बॉक्साइट का सूत्र, तो ये बॉक्साइट का सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। कहा गया बॉक्साइट प्रधानतया आपके गिब्साइट, मोहेमाइट एवं आपके डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। तो याद कर लो किसका किसका सम्मिलित रूप है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। कहा गया आपका बेयर प्रक्रम का प्रयोग एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य मुख्य अवयव जैसे आपके अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आपके आद्रक होते हैं, ठीक है, याद कर लो। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। कितनी होती है, 50% तक होती है, ठीक है। आगे कहा गया अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट के अविलेय कण शामिल होते हैं। अभ्यंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, याद कर लो। भंजन भंजन प्रक्रिया से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। क्या, पेट्रोल। कहा गया प्रगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त किया या एक प्रक्रिया है, क्या, प्रगलन, ठीक है। आगे आता है। कहा गया हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। भाई याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है आने वाले समय पर। कहा गया सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है
जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरने लगता है, तो इसीलिए तैरता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा या Na2CO3 या धोने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O को आपके ग्लेबर साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके ग्लेबर साल्ट भी कहते हैं। अब प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग, जैसे साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड यानी Cl, खाने में आचार के कहा गया, खाने में आचार के परीक्षण तथा मांस एवं मछली के संरक्षण में किया जाता है। आगे धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कपड़े धोने, कांच, कास्टिक सोडा व अपमार्जक चूर्ण बनाने में। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3, बेकिंग पाउडर कहा गया अग्निशमन तथा पेट की अम्लता को कम करने में। फिटकरी तो फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में, और इसका सूत्र K2SO4 इंटू कहा गया Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, है ना। बड़ा कठिन सूत्र हुआ करता था 8-9 में जब पढ़ाया जाता था। रंगाई, कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव रोकने एवं पानी को शुद्ध करने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। सोरा तो कहा गया है आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा तो कहा गया कॉपर सल्फेट Cu या SO4 इंटू 5H2O, तो आप कहेंगे कवकनाशी, ऐसे भी पूछा जाता है कि कवकनाशी है। विद्युत लेपन, रंगाई व छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं, सोडियम नाइट्रेट को कहा गया सिली, आपके साल्ट पीटर कहते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग एवं आपके अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे आप सभी लोग। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहा गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन बनाने में किया जाता है। कौन सा दंत मंजन? फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O का उपयोग मोहर लवण, रंग उद्योग एवं स्याही बनाने में होता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। बेरियम तो बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उत्पन्न होता है। किसके कारण? बेरियम या आपके बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। कहा गया आपका संट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग उत्पन्न होता है। किसके? आपके कहेंगे संट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त होता है। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है। क्या गया आपके प्लूटोनियम का उपयोग हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किया गया था। अब आप कमेंट करोगे कि हिरोशिमा तथा नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराए गए थे? तांबा कमेंट करके बताना है कब हुआ था, डेट सहित। हिरोशिमा में कब, किस डेट को, और नागासाकी पर किस डेट को। तांबा कहा गया तांबा धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। तांबा इस संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्रित धातु हैं। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है। जस्ता अथवा कहा गया यसद या जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के परिरक्षण में किया जाता है। कहा गया आपका जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे या इस्पात को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पालिश की जाती है। इसे आपके कहा गया ग्लैविनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैविनाइजेशन कहा जाता है। लोहे पर जंग लगने से इसका भार हमेशा बढ़ जाता है, याद रखना है।
मिश्र धातु गुलाब होने या रोज गोल्ड में सोने या स्वर्ण के अतिरिक्त तांबा धातु शामिल होती है। कौन सी धातु? तांबा धातु शामिल होती है। कहा गया आपके स्पेलोराइट जिंक का अयस्क है। किसका है? जिंक का अयस्क है। जर्मन सिल्वर तांबा 60%, जस्ता 20% और निकल 20% की मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है जो आपके 68 से लेकर 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता मिलकर बनाई जाती है। 2011 के एसआई में पूछा गया है। आगे आ जाओ भाई। आगे कहा गया कांसे में 88% प्रतिशत तांबा और 12% टिन उपस्थित होता है। गन मेटल में 88% तांबा, 10% टिन और 2% जिंक उपस्थित होता है। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग, पीतल जो पीतल होता है, पीतल का रंग क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। इस कहा गया स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। ऑक्सो कार्बन यह एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। यह कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है, यह कार्बन का अपर रूप नहीं है। कहा गया ग्रेफाइट हीरा एवं आपके बकमिस्टर फुलरिन कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, तो बक आप अगर पूछ लिया जाए ग्रेफाइट हीरा या आपके मिस्टर फुलरिन, तो ये कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ठीक है, तो सबसे कठोर कौन है? हीरा है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। जो पेंसिल में आगे नुकीलीदार काली काली जब आप पेंसिल को छील ले तो निकलती, वो किसकी? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करके बनाई जाती है। कहा गया हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। 2021 में पूछा गया। कहा गया आपके बकमिंस्टर फुलरिन एक गोली फुलरिन अणु या कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, अब देखो पर कहा गया प्रमुख रेडियो एक्टिव समस्थानिक। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक आई का मतलब आयोडीन है ना, तो आयोडीन तो थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, सोडियम 24 तो कहा गया परिसंचरण तंत्र एवं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। फास्फोरस 32 तो आप कहेंगे रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों ल्यूकीमिया के उपचार एवं कैंसर युक्त स्थान को ज्ञात करने में। कोबाल्ट 60 तो आप कहेंगे कैंसर के इलाज में। ठीक है, कैंसर के इलाज में। और AU 198 भी कैंसर के इलाज में। ठीक है, ठीक है, Fe को क्या कहते हैं? कमेंट करोगे। ठीक है, वैसे तो लोहा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? लोहा कहा जाता है इसको। आयरन तो आयरन 59 तो आप कहेंगे अरक्तता के रोग में। ठीक है, कार्बन 14 तो जीवों के अवशेषों के काल निर्धारण में। ठीक है, यूरेनियम 238 तो पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों के काल निर्धारण में। ठीक है, ठीक है, याद रखोगे। अब आगे दो। कहा गया बकमिंस्टर फुलरिन का सूत्र C60 होता है। कितना? C60 C60। हाँ ठीक है, 20 अष्टभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित आपके बकमिंस्टर फुलरिन C60 की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफल की संरचना से आबद्ध होते हैं। 2019 में पूछा गया है प्रश्न। आ दो भाई, आगे आता है। कहा गया कोयले के ठीक है, कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया। तो सबसे अच्छा यहाँ पर कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। तो सबसे खराब देखो लिग्नाइट बताया गया 25 से 35% कार्बन की मात्रा। सब कहा गया ब्यूटिमिनस तो यहाँ पर 35 से 45 और ब्यूटिमिनस 45 से 85 कार्बन और एंथ्रेसाइट 85% से लेकर के 95% तक सबसे अधिक। एंथ्रेसाइट कोयले में 85% से अधिक, कुछ स्रोतों में 90% कार्बन होता है। वह धुआं रहित होता है। क्या होता है? धुआं रहित होता है, धुआं नहीं देता है और मतलब बहुत अच्छी आग देता है। ठीक है, और हीरे का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। हीरे का उपयोग
कहा गया कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने में किया जाता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। 0.2 ग्राम बराबर 20 मिलीग्राम होता है। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट में। ठीक है। कहा गया ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बन पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी का एनोड ग्रेफाइट धातु का बना होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा आपके प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। सल्फर का गया आपके हेक्साफ्लोराइड CF6 रंगहीन गंधहीन अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है। याद कर लो भाई। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को शैल क्रिया के समय निश्चेतक या आपके बेहोशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हवा से बाहरी जेनान गैस को कहा गया आपके स्ट्रोजर गैस भी कहते हैं। तो कौन सा स्ट्रोजर गैस भी कहा जाता है। आगे आता है। कहा गया परमाणु क्रमांक 54 वाली जेनान गैस की खोज विलियम रामसे एवं आपके मॉरिस टेवर्स ने 1898 ईस्वी में किया था। कब? मॉरिस टेवर्स ने 1898। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना भी क्या होती, कम हो रही है या कम रहती है। ठीक है। कहा गया नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन पौधों की। अभी आरो में यह प्रश्न पूछा गया था। कीट बच्ची पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी किया जाता है। अल्फा क्लोरो का आपके एस्ट्रोफेनोन या एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आश्रय गैसें हैं। तो इसी को टीयर गैस कहा जाता है। क्या है? अल्फा क्लोरो आपके एस्ट्रोफेनोन को या इसी को एक्रोलिन को। आश्रय गैस में अमोनिया का प्रयोग भी किया जाता है। फलों को पकाने हैं तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का। क्लोरीन ब्रोमीन एवं फ्लोरीन आपके हैलोजन समूह की गैसें। याद कर लो। आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टली ठोस होता है। कहा गया आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला होती है। हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपके कहा गया एस्टेट 3 अधात्विक तत्व, इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। हीलियम He से नियान Ne से आर्गन Ar से कैप्टान Kr से जेनान Ze से तथा रेडान आर्यन अक्रिय गैसें हैं। ये कैसी गैसें? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैस को कहा गया उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। यूरेनियम एस को पीला केक भी कहते हैं। क्या? पीला केक भी कहते हैं। आइए तो आइए आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा अगल बगल मकान वगैरह बन रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी ना। अब जब हम अपना काम नहीं रोक सकते हैं तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखूं कि वो अपना काम रोके ना। तो उसके लिए अगर जो भी थोड़ा सा आवाज वगैरह आ रही है, पढ़ाई में देखो किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आवाज आपको इग्नोर करनी पड़ेंगे। ठीक है। आ जाओ आगे आता है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक आपके कहा गया परमा आवश्यक उर्वरक है। तो कौन? नाइट्रोजन। यूरिया कहा गया कार्बामाइड एक कार्बनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 का होल ट्वाइस होता है। यूरिया एक रंगीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। यूरिया
ठीक है। कहा गया आपके डायमोनियम फास्फेट। डायमोनियम फास्फेट एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 का उल्टा HPO4 होता है। कहा गया आपके डायमोनियम फास्फेट के रासायनिक संगठन में 46 से लेकर 53% और फास्फोरस 18 से लेकर 21% हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अमोनियम अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम एक एवं सल्फर के मिश्रण से यह उर्वरक बनाई जाती है। क्या गया यूरिया, सुपर फास्फेट एवं आपके पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक होते हैं। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता, ये भी याद रखो। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाए तो वहां ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। किसका? जल का निर्माण करेगी। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, इसे ही भारी जल कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारी जल। भारी जल D2O का प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है क्योंकि न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। क्या करता है? न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O बनाता है, जिसे भारी जल कहते हैं। भारी जल या D2O रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पानी में लवड़ी लगता है। कैसा लगता है? कठोर जल जो होता है वो पानी में लवड़ी लगता है। ठीक है, याद रखोगे आप सभी लोग। आगे आता है कठोर जल में कपड़े धोने पर इससे झाग उत्पन्न नहीं होता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हो तो भी उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि यह फसल के जाइलम के अवरुद्ध कर देता है, जिससे फसलें कुंठित हो जाती हैं। क्या हो जाती? कुंठित हो जाती। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। ठीक है, वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन वर्षा के जल का पीएच मान जब 7 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कहा गया वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा आपके अन्य प्रदूषकों के कारण वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए शुष्क चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कहा गया भी आपके संक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है ना। गांव वगैरह में आज भी कुएं वगैरह में क्लोरीन डाली जाती है। कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे। ठीक है, पूरे YouTube पर अभी ये पहली ऐसी क्लासें हैं कि आपको पूरी घटना चक्र की यूपीएसआई की 2025 की क्लासें दी जा रही हैं। अभी तक किसी भी YouTube के द्वारा नहीं दी गई हैं, तो पहले पॉल ले जाओ भाई। टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर जो मैंने नंबर दिया है वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग व्हाट्सएप केवल यहाँ पर करना है और कुछ भी नहीं करना है, जानकारी दे दी जाएगी। आगे अब आता है धातु एवं उनके यौगिक और उपयोग। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो आप कहेंगे आपके अग्निशामक यंत्र या बेकरी उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में। पारा तो थर्मामीटर, अमलगम तथा सिंदूर बनाने में पारा का प्रयोग। जिप्सम, बाकी सूत्र लिखे आप लोग पढ़ते जाना। सीमेंट उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनियम सल्फेट बनाने में और स्वाद के रूप में जिप्सम का प्रयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति निर्माण एवं शैल चिकित्सा में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कागज तथा कपड़ों के विरंजन तथा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए तथा गारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आता है, आगे देखो, आगे आता है आपका सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट।
तो टूथपेस्ट कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में भी किया जाता है। क्लोरीन, मस्टर्ड गैस, ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों एवं कागजों को विरंजन करने तथा हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। ब्रोमीन का गया आपके औषध या आपके टीसर गैस एवं आपके रंग उद्योग में। अमोनिया आइस आप फैक्ट्री में रेयान बनाने तथा अतिकारक के रूप में किया। लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में, याद करो। आयोडीन रंग उद्योग आपके टीसर आयोडीन बनाने तथा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन, कार्बन यौगिक के निर्माण तथा रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। जिंक तो बैटरी एवं हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड तो आप कहेंगे आपके मलहम बनाने और आपके पोर्सिलेन में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाने तथा सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। आगे आते हैं। कहा गया फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, आपके उड़न तथा आपके अवसादन के द्वारा स्वच्छ जल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ठीक है। आगे आता है। कहा गया अम्लराज तथा अम्लराज को ही क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया या हाइड्रोजन कहा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। पीएच मान एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लता तथा क्षारीयता को व्यक्त करते हैं। पीएच 0 से लेकर 14 के मध्य होता है। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय और जिन विलयनों का मान 7 से अधिक होता है वो आपके क्षारीय होते हैं। कैसे क्षारीय? हमारे शरीर का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 पीएच या पारस होता है। उदासीन विलयन 7 होता है। कितना? 7। कहा गया रासायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रसायन माना जाता है। क्या? मूल रसायन माना जाता है। अब आते हैं आपके। कहा गया H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। ठीक है, किसमें? पेट्रो रसायन उद्योग में। कांच के प्रकार एवं उपयोग, कांच के प्रकार एवं उपयोग के बारे में चलिएगा, आइए देखते हैं। कहा गया ये कांच है, ये संगठन है और ये उपयोग है। तो पहला है आपके क्रूक्स कांच। तो सीरियम का आगे सीरियम ऑक्साइड संगठक और धूप चश्मों के लेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीरियम ऑक्साइड ये एवं सिलिका से संगठक है। पायरक्स कांच तो बेरियम का आ गया बेरियम सिलिकेट व आपके सोडियम सिलिकेट से है और ये प्रयोगशाला के उपकरण के लिए होता है। कहा गया क्राउन कांच पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका से बना होता है, चश्मों के लेंस में प्रयोग किया जाता है। पोटास कांच तो पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से बना होता है, अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। कहा गया आपके फ्लिट कांच तो पोटेशियम कार्बोनेट, सिलिका व लेड ऑक्साइड से कैमरा और बल्ब के कांच में प्रयोग किया जाता है। सोडा कांच तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर ट्यूबलाइट एवं प्रयोगशाला के उपकरण में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएसआई यूपीपी में ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं एक आध से, है ना, तो निकाल के पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी लोग इन्हें देखते चलेंगे। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में आपके H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। इसे ऑयल ऑफ कहा गया आपके विट्री ऑयल भी कहा जाता है, ऑयल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, इससे ऊष्मा एवं वाष्पन उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है। कहा गया NH3 एक कहा गया लुईस क्षार है, जबकि AlCl3 BF3 एवं आपके FeCl3 लुईस अम्ल है। ठीक है, ये क्षार है और ये अम्ल है। कहा गया अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो अमोनिया के जलीय घोल में अमोनिया आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया से सफेद धूम्र उत्पन्न करती है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं। इसी को NaCl KNO3 कहते हैं, यह सिंबल है।
कहा गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaClO2 होता है। इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले बनाती है। तो कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम कहा गया थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। किसमें स्थायीकरण में होता है? जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर है। याद कर लो भाई। कहा गया हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता क्रम क्या होगा? अनुक्रम। तो मीथेन, फिर एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनके सूत्र भी याद कर लो। मीथेन को CH4, एथेन को C2H6, प्रोपेन को C3H8 और ब्यूटेन को C4H10 के रूप में बोलते हैं। मीथेन एक रंगीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैस जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मीथेन कहा गया कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान होती। धान के खेत से, कोयले के खदानों, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। ठीक है, सांप की बांबी से भी निकलती है। ठीक है, आ जाओ। आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, अगर CH3 COO CH2 CH3 तो आप कहेंगे एथिल एसीटेट का सूत्र है। ठीक है, कहा गया एसिटिलीन को एथिल C2H2 भी कहते हैं। एसिटिलीन का उपयोग कहा गया वेल्डिंग में किया जाता है। जो वेल्डिंग कराते हो ना, कोई सामान टूट गए तो उसमें वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी को मिलाकर एसिटिलीन को सुगमता से प्राप्त करते हैं। एथिल एल्कोहल में मिथेनॉल एवं आपके मिथिलान एवं पीरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो जहरीली गैस, जहरीली अल्कोहल या जहरीली शराब बन जाती है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो जल में हर अनुपात में घुलनशील है। हर अनुपात में मेथिल अल्कोहल शराब की बात तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। ठीक है, जहर होता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। आगे अब कहा गया मेथिल अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से अदंतता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। शराब एक अल्कोहली पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से किया जाता है ना। अब देखो, जैसे महुआ के किण्वन से, अंगूर के किण्वन से, है ना, गेहूं के किण्वन से, गांव वाले जानते होंगे देसी शराब ना। तो देखो, इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। जो देसी शराब जो रियल बनाई जाती है, जो लोग किण्वन के द्वारा बनाते हैं इसको ना, तो उसका प्रयोग जैसे सर्दी वगैरह हो जाती तो छोटे बच्चों को, अब बड़े बच्चे तो पता नहीं बड़े लोग कैसे प्रयोग करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को सर्दी लग जाए तो उनके सीने पर, पीठ पर लगा दी जाती तो उससे सर्दी चली जाती है ना। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज्यादा होती है। तो आजकल के लोग बियर, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, बियर हाथ में लेकर पढ़ाई करती हैं। ठीक है, तो बियर जो होती है, बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, रम में सबसे ज्यादा होती है। तो आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, हाथ में लेकर बियर और पढ़ाई करती हैं। ठीक है ना, और ये हकीकत है, बड़े बड़े शहरों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। ठीक है, होती रहती हैं, जाकर देख लो। कहा गया बहुलीकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक परमाणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। आदो भाई, कहा गया एल्युमिनियम और इसका प्रमुख एस्क ऑक्साइड और इसका सूत्र Al2C3O3 इंटू 2H2 होता है। ठीक है, इसे देखो, इसके वेस्ट क्या है? तो एल्युमिनियम है, बॉक्साइड का सूत्र, कहा गया डायस्पोर है, इसका सूत्र कहा गया क्रायोलाइट है, इसका सूत्र। तो आपके एल्युमिनियम के एस्क ये तीनों हैं। ठीक है, याद रखना, प्रमुख एस्क की बात की गई है। ठीक है, ठीक है। लोहा, तो लोहा का अगर पूछ लिया जाए एस्क, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और आपके सिडेराइट, और इनके सूत्र कुछ ये ठहरे, Fe3O4, Fe2CO3, FeCO3। ठीक है,
कापर के जो एस्क हैं तो आप कहेंगे चाल्कोसाइट, आपके क्यूप्राइट, और चाल्को आपके पीरा या आपके पीराइट। ठीक है, ये किसके है? कापर के हैं। तो आपके चाल्कोसाइट, क्यूप्राइट और चाल्कोपीराइट ये किसके? इसके सूत्र एस के सूत्र ने, ये इसके सूत्र हैं। ठीक है, तो सूत्र भी देख लो। सीसा तो आप कहेंगे गैलेना। ठीक है, पीबीएस सिल्वर तो आप कहेंगे आपके अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। Cg2s मरकरी तो सिनेबार, याद कर लो भाई, तो Hgs। क्रोमियम तो क्रोमाइट, FeCr2O4। सोना तो आप कहेंगे आपके कैल्वेराइट, कैल्वेराइट, Cu-Te2। ठीक है, Te2। बहुलीकरण क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को कहा गया आपके एकलक, एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। कहा गया आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है, याद कर लो। आइसोप्रीन एक रंगहीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में कहा गया पाली पैरा फेनिलिन या आपके टेरोफेथोलैमाइड। ठीक है, इसी को पाली एमाइड कह दिया जाता है। पूरी कहानी खत्म यहीं से। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पाली एमाइड का नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन खत्म कहानी तो हो गई, लेकिन ई नाम पूछा जाता है तो ई का याद करना है आपको। ठीक है, तो पाली आप कहेंगे पाली पैरा आपके फिनिलिन या फिनिलिन टेरे फैथो या फैथोलैमाइड। ठीक है, फैथोलैमाइड, इसी को पाली एमाइड कह दिया जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रिन। ठीक है, आइसोप्रिन का बहुलक है जो रबर के वृक्ष से कहा गया लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। आ जाओ भाई। टेस्ट सीरीज से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, है ना। आप वहां पर कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि वो किसी सर का नंबर है, तो वहां पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, वही सब कुछ करेंगे, है ना। तो आप टेस्ट सीरीज से बिल्कुल ना घबराएं, और आपको टॉपिक वाइज भी दिए जाएंगे कुछ टेस्ट, तो जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत मतलब नॉर्मल प्राइस है, कुछ बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है उसका, बस एक ये है कि आप सफल होकर यहाँ से जाएं। आइए, नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर का आगे आपके कोप्रेलेक्सम, है ना, का बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कोपेरोलैक्टम का, तो कोपेरोलैक्टम का बहुलीकरण इसमें नायलॉन 6 में किया जाता है। नायलॉन 6, नायलॉन किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। कौन? नायलॉन। ठीक है, छोटे में हम नायलॉन बोलेंगे तो याद आएगा कुछ ना, क्या पहनते थे? कमेंट करना। चलो, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रबर को कहा गया आपके संश्लिष्ट रबड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे संश्लिष्ट रबड़ का। संश्लिष्ट रबड़ के उदाहरण जैसे आपकी पॉलीस्टाइरीन, है ना, आपके कहा गया ड्यूप्रीन रबर, है ना, न्यूप्रीन रबर, थायोकाल रबर, ये सब इसके क्या उदाहरण है। जूट फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। कहा गया आपकी पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा आपके डेक्रान बहुलक के उदाहरण होते हैं। पॉलीथीन जो है ये एथिलीन का बहुलक होता है। ठीक है, कहा गया आपके फ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके प्रोपाई या आपके कहा गया प्रोपाइलीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, भाई। कहा गया PTEFE विशेषता बर्तन में न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो अब बताओ किसका प्रयोग किया जाता है न चिपकने वाले में? बर्तनों पर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेंजोइक अम्ल
कहा गया एरोमेटिक आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है आपके बेंजोइक। बेंजोइक अम्ल रंगहीन चमकदार क्रिस्टली चूर्ण के रूप में पाए जाते हैं। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र C6H5COOH होता है। बेंजोइक अम्ल के लवण तथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खूब ये प्रश्न पूछा गया है, अब आप इसे याद करके रखें। कुछ अम्ल है और कुछ उनके प्राकृतिक स्रोत है, जैसे आपके एसिटिक अम्ल तो फलों के रस, सुगंधित तेलों और सिरका में इनका स्रोत होता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, लैक्टिक अम्ल अम्ल तो आप कहेंगे दूध में, है ना। देखो 2024 के यूपीपी में पूछा गया था। टार्टरिक अम्ल तो आप कहेंगे इमली और अंगूर में, मैलिक अम्ल सेब में, लैग्स आपके कहा ऑक्सैलिक अम्ल तो आप कहेंगे सारेल के वृक्ष में। ठीक है, आगे देखो। कहा गया आपके एक्सपर्टिम एक कृत्रिम मधुरक है, यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे आपके एस्पार्टिम। एस्प्रिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो आपके एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। आपके स्प्रिन वेदना कहेंगे, स्प्रिन जो होती है वे वेदना निवारक का कार्य भी करती है। स्प्रिन को आपके एसिड कहा गया एसिटाई टाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे एस्प्रिन को। ठीक है, एस्प्रिन का ये अन्य नाम है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोगी के रूप में उपचार में किया जाता है, जो मिर्गी जिनको आती है, पट्ट से जो गिर जाते हैं ना, मिर्गी रोगी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस होती है। कहा गया ऊंची सांद्रता में कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। दूध से दही उच्च तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 12 घंटे में कहा गया आपके स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं आपके लैक्टो बेसिलस सूक्ष्म जीव या जीवाणु द्वारा दूध की शर्करा या लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण बनता है। फार्मिक अम्ल और आपके एसिटिक अम्ल दोनों कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, दोनों कार्बनिक अम्ल। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है, क्योंकि इसमें H या आपके H+ है, प्रोटॉन आसानी से मुक्त होते हैं। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। कहा गया एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, 2024 में पूछा गया है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, याद कर लो। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। किसमें? पालक में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए RDX का पूरा नाम, तो क्या बोलोगे? रिसर्च डेवलप का डिपार्टमेंट आपके एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। RDX वास्तव में आपके किस नाम से? तो इस नाम से जानी जाती है भाई ना। किस नाम से? इस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अब इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ लो इकट्ठा, तो कोई नहीं पढ़ पाएगा ना। तो आप कहेंगे साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्रीनाइट्रामाइन। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ ले, साइक्लो ट्राइमेथिलीन मेथिलीन है ना, मेथिलीन ट्रीनिट्रामाइन होता है। ठीक है, आ दो भाई, इसका नाम है, आगे आता है। RDX अन्य कई नामों से, जैसे आपके साइक्लोनाइट, हेक्सोजन एवं T4 से भी जाना जाता है। RDX TNT से भी अधिक विस्फोटक होता है। RDX के विस्फोट का वेग 8750 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं डीजल जीवाश्म ईंधनों, प्राकृतिक गैस, स्वच्छतम ईंधन,
है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलकों में किया जाता है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस की मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मास गैस कहते हैं। मास गैस या गोबर गैस 50 से लेकर 75% तक मीथेन होती है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। कहा गया आपके तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन होता है, याद कर लीजिएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कहा गया त्वरित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को त्वरित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। ठीक है, तो जो द्रवित होती हैं, ठीक है, तो द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी भी कहते हैं। गैसों वाले ईंधन 10% आपके हाइड्रस एथेनॉल या आपके एथिल अल्कोहल और 90% गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और इसमें 80% से 90% तक मीथेन या CH4 पाई जाती है। आगे आते हैं, कहा गया एथिलीन ग्लाइकॉल जिसे हम लोग C2H6O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक आप कहेंगे 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाइड्रो गैस बहुत कम तापमान पर आपके पैलेडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा आपके ग्लिसरॉल मुक्त होता है। इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ होते हैं। अपमार्जक कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। कपड़ा धोने के चूर्ण और अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है तथा सोडियम सिलिकेट मिलाने से पूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है, जिससे वह शुष्क रहता है। कॉपर सल्फेट को रासायनिक यौगिक ब्लू आपके विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, एलिथ्रिन संश्लेषित आपके पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन? एलिथ्रिन, याद कर लें। एलिथ्रिन का प्रयोग करते हैं या संश्लेषित आपके पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने किया जाता है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। तो ये आपका सूत्र है, आप इसे याद कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। आगे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा भोपाल में घटित हुई थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा जो भोपाल में घटित हुई थी वो किस तारीख को हुई थी, कमेंट करेंगे। ठीक है, और किस गैस के उत्सर्जन से हुई थी। ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कमेंट करोगे। दो चीजें मैंने पूछी, चूहे को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड नामक रसायन से किया जाता है, याद कर लो ये भी। और सबके प्रश्नों के उत्तर देने, तभी पता चलेगा कि आप पूरी क्लास कर रहे हो ना। जो लोग पूरी क्लास करेंगे वही दे भी पाएंगे, अन्यथा कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कब कौन सी बात कहाँ पूछी है ये कोई तभी बता पाएगा। ठीक है,
और फिर से कह रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, ठीक है। कहा गया रोडेंटिसाइड एक प्रकार की कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा गिलहरी आदि को तलने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड एक कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक है। एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक सिर्क जिसका उपयोग रेचक या आपके लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायन हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम कहा गया आपके डाइथाइल सल्फाइड होता है। तो डाइथाइल सल्फाइड होता है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? शुद्ध यूरेनियम 235 के रूप में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था जिसका नाम अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। पृथ्वी पुरानी चट्टानों आदि की वायु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा वायु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। वृक्ष की आयु उम्र वृक्ष के तने में पाई जाने वाली वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर ज्ञात की जाती है। सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिला करके क्रूक्स कांच का निर्माण किया जाता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। क्रूक्स कांच में परावैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है, ठीक है। आदर में कहा गया है कि धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कहां पर? धूप के चश्मे में। कहा गया जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के रूप में भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं यशद पुष्प का अन्य नाम क्या होगा? बताएं, यशद पुष्प का अन्य नाम। कमेंट करेंगे क्या आप लोग? कमेंट करना। चलो, क्या गया? जिंक ऑक्साइड। शायद आप समझ पाए, ठीक है। जिंक ऑक्साइड एक सफेद पाउडर जिसका उपयोग सौंदर्य आपके प्रसाधन स्याही मलहम आदि के निर्माण में किया। जो आपकी पुट्टी वगैरह लगाते हो क्रीम पाउडर ये वो उसमें क्या जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया। आगे आपकी क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है, इसे आपके क्लाउडिंग सीडिंग कहा जाता है। क्लाउडिंग सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और आपके शुष्क बर्फ जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से हाइड्रोकार्बन और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होता है। हेलान कहा गया आपके अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। कार्बन समायोजन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। माचिस की ज्वलनशील के लिए कहा गया फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। किसका? फास्फोरस। माचिस के तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। किसका? जिलेटिन का, ठीक है। कहा गया आपके टार्च लाइट विद्युत धुरक या सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आपके आवेश बैटरियों में निकल या कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहा गया टार्च लाइटों में निकल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। फेनिल, ठीक है। फेनिल कहा गया एक फिनाल कहा गया व्युत्पन्न रासायन है जिसका प्रयोग घरों दफ्तरों इत्यादि में रोगाणुनाशी के रूप में व्यापक स्तर में किया जाता है। लो भाई, अब आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न पत्र, ठीक है। अब जितने इसके क्वेश्चन होंगे वो करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? बताएंगे।
तो आप कहेंगे जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को। आगे आता है क्वेश्चन नंबर, पहले का पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है जय। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक डाल्टन को माना जाता है। आर्टो हेन एक जर्मन रासायनिज्ञ थे जिन्हें नाभिकीय विखंडन की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण परमाणु बम जैसा विनाशक हथियार बनाना संभव हुआ। रॉबर्ट बॉयल को प्रथम आधुनिक रासायनिज्ञ माना जाता है जिन्होंने इन्होंने गैसीय नियम दिया था, जिसे बॉयल का नियम भी कहा जाता है। किसको? बॉयल का नियम भी कहा जाता है। विलार्ड गिब्स अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊष्मागतिकी संबंधी समीकरण दिए थे। अगला प्रश्न आता है, एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती। पढ़ा रखा है थ्योरी, है ना, आपको स्मरणीय तथ्य पढ़ा दिया है। कहा गया किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, तथा समस्थानिकों में द्रव्यमानों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे, एक तत्व की परमाणु संख्या से निर्धारित होती है, तो परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित होती है। कहा गया किसी तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती? तो लिथियम की। किसके? लिथियम की होती है। आगे आते हैं, कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में दाएं से बाएं की ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जबकि बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। दिए गए विकल्पों में से लिथियम आवर्त सारणी में आपके बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन के बाईं ओर से, इसलिए लिथियम परमाणु ऊर्जा सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? तो बोरान, सिलिकॉन और आपके एंटीमन क्या है? उपधातु हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। बोरान, सिलिकॉन, एंटीमन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, आपके कहा गया ट्यूलेरियम, ठीक है, ट्यूलेरियम और पोलोनियम उपधातु हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है, और वो बता दी गई आपको। ठीक है, तो पोलोनियम भी उपधातु है, आपके ट्यूलेरियम भी उपधातु, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमन, सिलिकॉन और बोरान है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होगा। कमेंट करो, वेट कर रहे हैं, है ना, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे CaCl2। ठीक है, आगे कैल्शियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। यह कमरे के ताप पर सफेद क्रिस्टली ठोस होता है तथा पानी में अति विलय होता है। यह पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्या? फ्लोराइड। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाया जाता है। फ्लोराइड एक खनिज है जो दांतों के इनेमल आगे आते हैं, इनेमल को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे यह मुख में बैक्टीरिया के अम्ल के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है। कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीट्राइड, ठीक है, हाइड्रेट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट याद कर लो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे CaSO4 × 1/2H2O इसका सूत्र भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का एक संयोजन है? तो आप कहेंगे आपका इलेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रम मिश्र धातु सोने और चांदी का एक संयोजन है। इसमें आंशिक मात्रा में तांबा या अन्य धातु है। अधिकांश प्राकृतिक इलेक्ट्रम में तांबा, लोहा, आपके पैलेडियम एवं आपके विस्मत आदि अन्य धातुएं भी मिली होती हैं। वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की एथेरिय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? ऑक्सी है, क्या कहेंगे? चलो, तो एथीन कहेंगे। एथीन, क्या? एथीन। कहा गया वेल्डिंग
के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की आपके इथरी गंध वाली रंगहीन गैस का आपके प्रणालीगत नाम एथिन होता है। क्या? एथिन। एथिन की संरचना ये है, ठीक है, देख सकते हो। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। कमेंट करो क्या आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। विस्कोस फाइबर क्या है? तो सेलुलोज से प्राप्त होता है। विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, जो कि पादप कोश का भित्ति का मुख्य घटक है। विस्कोस रेशा प्राप्त करने के लिए सेलुलोज की विभिन्न रासायनिक पदार्थों से क्रिया कराई जाती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, ठीक है। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। यह एक आपके तयदार खनिज है, जिसे लेना या लैनाइट भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उर्वरक, कांच या आपके पोर्सिलेन आदि को बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक तवे पर तो आप कहेंगे पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का। तो नॉन स्टिक तवे पर पॉलीटेट्रा आपके फ्लोरोएथिलीन की परत चढ़ी होती है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित आपके फ्लूरी बहुलक है। इसका अन्य नाम टेफ्लॉन भी है। इस पर विद्युत ऊष्मा का अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता है। हल्की आपके हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो आप कहेंगे लेड क्रोमेट की होती है। किसकी? लेड क्रोमेट की। तो हल्दी में लेड क्रोमेट हल्दी की रंगत को बेहतर बनाने और इसे ज्यादा, ठीक है, चलिए, तो हल्दी में लेड क्रोमेट हल्दी की रंगत को बेहतर बनाने और इसे ज्यादा पीला या चमकीला दिखाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। याद रखना ये वाला चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हल्दी में कहा गया आपका करक्यूमिन नामक रसायन होता है, जो किसी व्यक्ति के शरीर में हड्डी की चोट के कारण उत्पन्न सूजन में कम कर सकता है ना। तो आप जानते होंगे जब कभी चोट लगती तो कहेंगे हल्दी का लेप लगा लो ना, हल्दी का गर्म करके हल्दी बांध दो, कूट के हल्दी बांध दो, इस तरह की बातें होती हैं। तो आप क्या करोगे? तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं। तो हल्दी बहुत सी लाभकारी या गुणकारी भी है, तो इसके लिए भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। और 15 में कहा गया मिलान करना है आपको कि पपीते के बीज, तो कहेंगे पपीते के बीज कैसे, कहाँ चला गया? पपीते के बीज है ना, कहा गया आर्जीमोन के बीज डिटर्जेंट, पीला आपका एनिलिन या आपका एनिलिन रंजक, ठीक है। तो इनको मिलाना है, तो पहले का क्या होगा? तो डी होगा, पहले का डी। तो काली मिर्च का क्या मतलब है यहाँ पर? चलो मिलाकर देखते हैं, ठीक है। दूसरे का सी, सरसों का तेल, हाँ ये तो ठीक है। तीसरे का आप कहोगे बी, दूध। और कहा गया पीला आपका एनिलिन रंजक हल्दी। ओके, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये अप कहा गया अपमिश्रक है। अच्छा, अपमिश्रक, ओके ओके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए, तो पपीते के बीज वो काली मिर्च, आपके आर्जीमोन के बीज सरसों का तेल, डिटर्जेंट दुग्ध, और आपका पीला एनिलन जंक हल्दी से संबंधित। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे ऑटो हान ने किया था। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हान ने आपके ब्रिटिश कहा गया स्ट्रॉसमैन के साथ मिलकर 1939 में किया था। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिक 2 बराबर भागों में विखंडित हो जाता है। नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कहा गया प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में हमेशा ओजोन हमेशा होता है। क्या होता है? ओजोन। प्रकाश रासायनिक स्मॉग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कहा गया आपके पारस्परिक रासायनिक क्रिया का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा आपका पैराटिसल कहा गया एसिटिक नाइट्रेट, या इसी को पेन कहा जाता है। पेन का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है।
उत्पादित करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाश रासायनिक स्मॉग कहा जाता है। आगे आता है। अब आगे आपका खत्म है, आगे आपका जीव विज्ञान है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान जो अगले पार्ट पर हम पढ़ाएंगे। तो ये क्लास रसायन विज्ञान की जो थी वो यहाँ तक थी। जैसे कि मैंने कहा उसको अगले, देखो वीडियो बहुत लंबे भी ना हो पाए और आपका काम भी हो जाए, तो इसलिए इन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आपकी यूपीएसआई की 80 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही, उसको आप सभी लोग ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया था वहां पर आप व्हाट्सएप वगैरह करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर जीव विज्ञान के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना